ठीक है, तो वो ज्योमेट्रिक आइसोमर्सिज्म शो करता है। अब किसी को डाउट है तो बोलो। तुम लोग मुझे बता देना अगर मतलब आवाज ठीक ना है तो बता देना। आवाज ठीक सर है? अब क्लियर है। अब भी क्लियर आया सर। हाँ, मैंने चेंज किया कुछ ऑडियो में ना। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म में ना कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होने चाहिए और फिर एक पर्टिकुलर कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड को होल्ड करता है ना, उनमें से एक कार्बन एटम के पास दो डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड होने चाहिए। मतलब ये जो अलग अलग कार्बन एटम है ना, जो तो इस एक कार्बन एटम के पास अपन कहेंगे एक ही कार्बन एटम के पास दोनों अलग ग्रुप होने चाहिए, ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए। और इस वाले कार्बन एटम पे इन दोनों में से कम एक तो सेम होना ही चाहिए। तो अगर वो एक जो सेम है ना दोनों, अगर वो एक ही तरफ है तो अपन कहेंगे वो सिस है, और अगर वो अलग अलग साइड पे है तो अपन कहते हैं वो ट्रांस है, ट्रांस ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। ये ट्रांस हो जाएगा फिर, दिस इज कॉल्ड ट्रांस ज्योमेट्रिक आइसोमर। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई ये CH3 हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड ट्रांस। तो जे वाले में अपन को गिवन है। अच्छा, अब एक बात है, अगर मान लो ऐसा नहीं है, तो अगर मान लो मेरे पास ऐसे कोई डबल बॉन्ड वाले कार्बन हैं, अगर एक ही कार्बन एटम पे, कोई भी इंडिविजुअल कार्बन एटम पे अगर दोनों सेम ग्रुप अटैच्ड हो गए और यहां डिफरेंट है, तो अपन कहेंगे हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर एक इंडिविजुअल कार्बन एटम पे आपने कहा था कि दोनों अलग होने चाहिए या आपने डिफरेंट लिखा था, और अगर ये दोनों सेम हो गए तो इट कैनॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, इवन दो इस पे अलग अलग है। अगर किसी भी एक कार्बन एटम पे जो डबल बॉन्ड होल्ड करते हैं, उनमें से किसी पे भी अगर दोनों ग्रुप सेम अटैच्ड हैं इंडिविजुअल पे, तो उसमें ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म नहीं होगा। ये हमेशा ध्यान रखो कि इस कंडीशन में ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म नहीं होगा, क्योंकि अभी के लिए अपन को यही कंडीशन देंगे वो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म ना होने के लिए। अब देखो भाई, अपन को गिवन है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड C, और इस पे दोनों हाइड्रोजन क्या हो गए, सेम हो गए भाई। अब ये दोनों तो सेम हो गए, अगर ये दोनों सेम है तो कैनॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, ये नहीं शो कर सकते। बी की बात कर लेते हैं। बी में अपन कहेंगे इसमें ऐसे गिवन है अपन को CH3 होल ट्वाइस का मतलब है कार्बन की वैलेंसी की वजह से अपन ऐसे बता सकते हैं। अब दो कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड होल्ड करते हैं उस पे सेम है ग्रुप और एटम अटैच्ड कैनॉट शो, है ना, कैनॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। अब सी की बात कर लेते हैं। अब सी में अपन कहेंगे देखो इधर CH3 है, इधर C है और इधर C2H5 है, डबल बॉन्ड है, इधर C है, इधर C है, इधर C2H5 है। तो अपन कहेंगे इंडिविजुअल कार्बन एटम पे अलग अलग ग्रुप अटैच्ड है, और इधर दोनों सेम हो सकते हैं, कम से कम एक सेम होना चाहिए, अपन ने लिखा था इधर तो दोनों सेम हो गए, मतलब अप्रोच होता राइट ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। तो ये शो करेगा ये लो भाई, दिस कैन शो द ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, राइट। तो अपन बता सकते हैं कि भाई ये ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो करेगा। तो इस टाइप से अपन को बताना पड़ेगा कि कौन सा ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा। दूसरा चेक कर लेते हैं, है ना। अब के वाले की बात करते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो चैट पे लिखो या बोलो। के वाले में लिखा हुआ है एक्शन ऑफ द फॉलोइंग विद इथाइल आयोडाइड। देख भाई, इथाइल आयोडाइड का मतलब है, इथाइल मतलब दो कार्बन एटम और एक पे आयोडीन अटैच्ड है तो इथाइल आयोडाइड। अपन को पता है अल्कोहलिक KOH जो होता है ना वो डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन शो करता है, अभी पढ़ा है अल्काइन। तो इसमें क्या करेगा, ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ये अल्फा है, एक हाइड्रोजन इधर लिखते हैं, ये बीटा है। तो इस हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट करते हैं और आयोडीन को लीव करवाते हैं, और ये हाइड्रोजन KOH हटाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा और HI बनेगा। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, तो E3 बनेगा, डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन। दूसरा ये A हो गया अपने लिए, ये वाला B है अपने लिए। अब अगर इथाइल हाइड्राइड को ही CH2I को अगर जिंक और किसी एसिड से रिएक्ट करोगे, तो तुम्हें याद होगा अपन ने जब एल्केन्स पढ़ा था, तो एल्काइल हैलाइड से अगर एल्केन में कन्वर्ट करना है तो आप HCl भी लिख सकते हो या जिंक कोई भी एसिड लिख सकते हो, आप CH3COH भी लिख सकते हो। तो ये क्या करेगा, इसको लीव कर पाएगा, तो अपन को मिलेगा CH3CH2I और ZnI2, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ये बन जाएगा, है ना, दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन।
ये प्रोडक्ट हो गया अपन को रिएक्शन, ये के है आपका। अब मैं एल की बात करूंगा, करें एल की बात, नेक्स्ट पेज पे चले। चलो फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने। तो अब अपन एल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एन एल्कीन ए, तो अपने पास एक ए जो है वो एल्कीन है। ये वर्ड्स वाले प्रॉब्लम में थोड़ा ऐसे लिख लेना, एल्कीन ए ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल। अच्छा भाई, ओजोनोलिसिस अगर अपन करेंगे किसी का तो ऐसे करना होता है, पहले ओजोन से रिएक्ट करना होता है, फिर जिंक और वाटर से रिएक्ट करना होता है। तो आपने तो ऐसे बताया था कि जब अपन किसी का ओजोनोलिसिस करते हैं तो ऐसे कर देना, ये बताया था आपने। तो वो कह रहे हैं कि भाई इधर जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो इथेनॉल बनता है। एक ही प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, दो प्रोडक्ट बनने चाहिए। अगर एक ही प्रोडक्ट बन रहा है मतलब वो सिमेट्रिक था। इथेनॉल क्या होगा, ये एल्डिहाइड होता है ऐसे। तो अपन कहेंगे ऐसे क्यों लिखना, ऐसे लिखो ना, इथेनॉल ये। तो इसका मतलब है कि जो एल्कीन था, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट बन रहा है ना, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिकल था। देखना, तो अपन इसको ऐसे कर लेते हैं, डबल बॉन्ड CH3, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा ना यहाँ पर, जब अपन इसको ओजोनोलिसिस करेंगे तो ऐसे बनाएंगे, तो इसमें तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, चाहे इसको देख लो या इसको देख लो। मतलब ये सिमेट्रिकल एल्कीन था। अगर कभी ऐसा गिवन है क्वेश्चन में कि एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, भाई ओजोनोलिसिस से दो प्रोडक्ट बनने चाहिए, अगर एक ही बन रहा है इसका मतलब है वो सिमेट्रिक था, फिर वो सिमेट्रिकल एल्कीन होगा। करेक्ट ना। अब हम की बात करते हैं, तो इसका आईयूपैक नेम बताना, ब्यूटेन लिखो ना, या 2-ब्यूटेन, दोनों करेक्ट। एम की बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि एसीटोन एंड एस्टाल्डिहाइड आर द ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ एल्कीन। वो कह रहा है कि मेरे पास एक एल्कीन है, मैंने इसका ओजोनोलिसिस किया हुआ है। ओजोनोलिसिस मतलब जिंक और वाटर से रिएक्ट किया हुआ है। बस अपन को एसीटोन लिखना आना चाहिए और एस्टाल्डिहाइड लिखना आना चाहिए। इथेनॉल इज कॉल्ड एस्टाल्डिहाइड। अगर ये दोनों लिखना आते हैं तो प्रोडक्ट बन गया। राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, हाँ तो हो गया ना, एसीटोन इज 10, ये अपना CH3 है। तो अगर अपन को पता है कि ओजोनोलिसिस से अगर दो प्रोडक्ट बनेंगे ऐसे, तो अपन अगर प्रोडक्ट गिवन है तो इनके ऑक्सीजन हटा के अपन डबल बॉन्ड से इनको अटैच भी कर सकते हैं। अगर अपन इन दोनों को डबल बॉन्ड से अटैच करेंगे लाइक दिस, तो वी गॉट द एल्कीन। भाई इन दोनों कार्बन एटम को डबल बॉन्ड से अटैच कर देते हैं, ये लो एल्कीन बन गया। इस एल्कीन का ओजोनोलिसिस करूंगा तो मुझे एसीटोन मिलेगा और एस्टाल्डिहाइड मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, विल गेट द प्रोडक्ट, राइट। ये मिल गया आपको, इसका आईयूपैक नेम लिख दो, 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। एन की बात करते हैं, अब एन में कन्वर्जन बोल रहे हैं आप, आपको कन्वर्ट करना है। तो चलो ए का कन्वर्जन देखते हैं क्या है। आप कह रहे हो मेरे पास ए वाले में मेरे पास प्रोपीन है, तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर लिखना आना चाहिए आपको। और प्रोपीन से आप कह रहे हो कि एन प्रोपाइल एल्कोहल बना दो, तो नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल बन जाएगा भाई ऐसे, ये लो बन गया, है ना। नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल बना दो ऐसे। तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे भाई देख, अगर इसको और इसको ऑब्जर्व करूं तो आपने वाटर ऐड किया, लेकिन वाटर डायरेक्टली ऐड तो होता नहीं क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफिलिक है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक है, तो लेकिन वाटर का एडिशन तो आपने बता रखा है। अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है डबल बॉन्ड CH2,
इसमें अगर मैं एसिड हाइड्रोलिसिस करता हूं तो पहले H+ आयन अटैक करेगा, आई विल गेट द कार्बोकेटाइन, CH इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और फिर CH तक लिखूंगा, तो इस पे फिर वाटर ऐड करूंगा तो OH इस पे आएगा। तो अपन कहेंगे इस केस में तो ये 2 प्रोपेनॉल बना रहा है, क्योंकि ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाऊंगा H+ आयन अटैक करके, ये अपन ने क्लास में पढ़ा हुआ है। अब अगर मैं इसमें ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करता हूं तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन के लिए मुझे मर्क्यूरिक एसिटेट चाहिए होता है, तो मैं मर्क्यूरिक एसिटेट NTHF, ये मर्क्यूरेशन है, फिर अपन इसे वाटर से रिएक्ट करते हैं और उसके बाद अपन डीमर्क्यूरेशन करते हैं ये NaBH4 के साथ। तो अपन ने लिखा है एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल, MKR। तो अपन इसमें मार्कोनिक रूल के हिसाब से मतलब जिस पे कम हाइड्रोजन है उस पे एनायनिक पार्ट, जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है उस पे कैटायनिक पार्ट, तो लिख दिया अपन ने वाटर का एनायनिक और कैटायनिक पार्ट, इस पे एनायनिक पार्ट और इस पे कैटायनिक पार्ट। तो अपन कहेंगे ये तो इसमें भी बना था, तो फायदा क्या, अब ये तो बन तो गया था, नहीं मैंने तो आपको ऑप्शन बताया, इसमें कार्बोकेटाइन बना तो मुझे आपको कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पढ़ाना है, रीअरेंजमेंट हो भी सकता है। इसमें तो मार्कोनिक ऑप्शन आया तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, वो तो नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से अपन लिख देता है। अब वाटर का एडिशन मैंने आपको एक और पढ़ाया हुआ है एल्कीन्स में, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन मेथड, हाइड्रोबोरेशन मेथड। हाइड्रोबोरेशन मेथड में पहले अपन क्या करते हैं, इसको B2H6 से करते हैं NTHF, और दूसरा फिर अपन इसे रिएक्ट करते हैं H2O2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ये रिएक्शन होता है। और इसमें अपन कहते हैं एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक रूल। अब एंटी मार्कोनिक रूल का मतलब क्या हो गया कि भाई जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है उस पे एनायनिक पार्ट और जिस पे कम हाइड्रोजन उस पे कैटायनिक पार्ट, इसका उल्टा, इसका उल्टा इसमें होता है। अपन को ये वाला पार्ट चाहिए विदाउट रीअरेंजमेंट्स, मतलब अपन को कहां ऐड करना है, अकॉर्डिंग टू वाटर ऐड करना है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक रूल। क्या करें, हाइड्रोबोरेशन करना। तो अगर एसिड के प्रेजेंस में करोगे तो अपन को पता है क्या करना है, फिर तो ऐसे आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। और अगर आप एंटी मार्कोनिक रूल के हिसाब से ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल, तो इसमें अपन क्या करेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, वाटर नहीं लिख सकते अपन क्योंकि वाटर में तो रिएक्शन ही नहीं होगा, तो अपन क्या करें, हाइड्रोबोरेशन कर देते हैं, मतलब B2H6 THF और क्या करें दूसरा अपन H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस, लो भाई हो गया, प्रोडक्ट बन गया, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ये बन गया। अब ये कह रहा है कि मतलब बी वाले पार्ट में कि आप प्रोपीन को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसके तो दो मेथड है अपने पास, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, चाहे आप एसिड हाइड्रोलिसिस कर लो या मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कर लो, ऐसे कर लेते हैं। तो एसिड हाइड्रोलिसिस ही कर देते हैं, इसमें तो कार्बोकेटाइन बनेगा और OH बनाना लिखा होगा, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अब कोई डाउट है तो बोलो, अपन ने वाटर का एडिशन पढ़ा हुआ है अच्छे से, काफी कुछ एक्सप्लेनेशन, ये सारा पार्ट आपको बता रखा है क्लास में, वाटर का एडिशन इन एल्कीन्स, ठीक है। तो फिर अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फिर अपन NO क्या O की बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे अपन O की बात करेंगे। चल भाई O की बात करते हैं, O में चेक करते हैं, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑन ब्यूटेन। अगर अपने पास ब्यूटेन है ना, दिस इज ब्यूटेन, आपने कहा कि डाइल्यूट एल्कलाइन मतलब बियर्स रिएजेंट, ये तो मैंने लिखा हुआ है, डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 मतलब बेसिक KMnO4, एल्कलाइन मतलब बेसिक, एल्कलाइन मतलब बेसिक होता है, बेसिक KMnO4 तो अपन को पता है ना, सिस डाइऑल्स बनेगा, सिस एडिशन ऑफ OH ग्रुप ऑन डबल,
जो अपन ने क्लास में लिखा हुआ है, प्रोपन डबल बॉन्ड्स, कार्बन एटम होल्डिंग डबल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स, तो अपन ने क्लास में लिखा हुआ है, तो अपन कहेंगे ना ऐसे दोनों इधर OH ऐड कर दिया और एक पाई बॉन्ड पे 2 OH ऐड करने होते हैं, कर दिया भाई। दूसरा क्या है उसमें, एसिडिक KMnO4। अगर एसिडिक KMnO4 होगा तो 2 डिग्री एल्कीन कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 डिग्री इनटू कीटोन, तो लिखो KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, तो विल गेट 2 डिग्री एल्कीन इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एक ये बनेगा, ये वाला कार्बन एटम भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करूंगा और दूसरा वाला कार्बन एटम भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट, ये वाला कार्बन एटम भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट। तो यहां पर अपन ने लिखा हुआ है ये 1 डिग्री एल्कीन्स, मतलब 1 डिग्री जो कार्बन 1 डिग्री अगर होता तो 1 डिग्री एल्कीन कन्वर्ट्स टू CO2 और 2 डिग्री एल्कीन इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड जो अपन ने अभी किया टू कार्बोक्सिलिक एसिड, और 3 डिग्री एल्कीन टू कीटोन, ये हो गया। ये अपन ने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स में पढ़ा था, एल्काइंस से पहले जो अपन ने पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था। पी की बात करता हूं, कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस लिखा हुआ है, पहले तो सीक्वेंस बना लेते हैं, ये अपने पास के बाद है, और इसमें लिथियम और अपन को गिवन है NH3, मतलब लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, NH3 ऐसे होना चाहिए वो, क्योंकि बॉन्डिंग कंप्लीट नहीं होंगे नहीं तो, अगर अपन वैसे लिख रहे हैं जैसे उनमें लिखा हुआ है तो अपन को मिलेगा A, और फिर इसको रिएक्ट किया है अपने किससे, CH3 CH2 Cl के साथ, तो अपन को मिलेगा B, और B को रिएक्ट करेंगे अपन HBr के साथ, तो अपन को मिलेगा C। ठीक है, कर लेंगे। कमेंट ऑन द एसिडिक नेचर ऑफ B, ठीक है, B के एसिडिक नेचर में, एसिटिलीन में अगर कोई कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज्ड है और उससे अगर हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है तो वो हाइड्रोजन एसिडिक होगा, तो एनी हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू कार्बन एटम अटैच्ड टू sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम कहेंगे, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम will be acidic in nature, acidic in nature। अब अपन को पता है अगर वो एसिडिक होगा तो अपन कहेंगे लिथियम प्लस अमोनिया जो होता है ना वो लिथियम ब्रोमाइड बना देगा, तो ये वाले हाइड्रोजन एसिडिक हैं, तो अपन क्या करेंगे इसका एसिड बेस रिएक्शन करवा देंगे, तो अपन कहेंगे देख भाई लिथियम प्लस अमोनिया जो है ना तो लिथियम ब्रोमाइड होगा, तो ये NH2 और ये पॉजिटिव एसिड बनाएगा, तो अगर ये बेस जैसे एनाइन जो होते हैं वो बेस जैसे होते हैं, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन एटम से रिएक्ट करेगा, तो मुझे ऐसे मिल जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज प्लस लिथियम प्लस अमोनिया विल बी लिबरेटेड, अमोनिया पर हटा लेंगे। अब इसको रिएक्ट करेंगे अपन किसके साथ, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और ये Cl पे डेल्टा नेगेटिव है और इस पर डेल्टा पॉजिटिव है। अगर कोई एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेंगे अपन CH3 CH2 Cl, तो यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव होता है, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो ये एनाइन और ये अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर देंगे, मतलब Cl माइनस आइन को इस एनाइन से डिस्प्लेस कर देंगे। अगर Cl माइनस आइन को, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज क्या होता है, दिस नेगेटिव चार्ज विल बी अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि Cl नेगेटिव जो है हैलोजेंस जो है वो एनाइन जैसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये तो कार्बन का नेगेटिव चार्ज है वो थोड़ी ज्यादा स्टेबल होगा, हैलोजेंस का नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, तो अपन लिखेंगे अच्छा फिर तो ये डिस्प्लेस हो जाएगा, तो HC ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको लिख देते हैं किसके साथ, इसके साथ अटैच कर देते हैं, CH2 और CH3 ये बन जाएगा अपने पास, प्लस LiCl, ये Li और Cl हो जाएगा, और इधर जो Cl जो है वो इस वाले एनाइन से वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे होता है वैसे कर दिया।
तो अपने पास ये तो बना था A, ये बना अपने पास B। अब इसमें भी एक sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो इट इज एसिडिक। एसिडिक क्यों? बिल्कुल इसी रीजन की वजह से। अब अपन कहेंगे भाई इसमें HBr का एडिशन कर लो, तो अपन ने अभी पढ़ा था कल कि HBr का एडिशन करेंगे तो H प्लस आयन अटैक करेगा, जिसमें अपन ने कंपैरिजन किया था एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव और एल्काइन्स आर मोर रिएक्टिव। तो अपन बता देंगे भाई ये एसिडिक क्यों है, ये तो अपन ने बता दिया। उसने पूछा था अपन से कमेंट ऑन द एसिडिक नेचर ऑफ B, तो a CH bond is present ना, जिसमें कार्बन sp hybridized है, so the molecule contain the carbon hydrogen bond which is sp hybridized, so it will be polar in nature. If it is polar, it will be acidic in nature. अब H प्लस आयन को अटैक करते हैं और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना लेते हैं, तो H प्लस आयन को अटैक कर लेते हैं और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, उसी पे Br ऐड कर लेंगे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब अपन कहेंगे एक बार और HBr के भी एक और डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है, लेकिन अब अपन कार्बोकेटाइन किस पे बनाएंगे? अभी भी इसी पे बनाएंगे कार्बोकेटाइन। रीजन क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये मिक्स होंगे ना ऑर्बिटल। इधर पॉजिटिव चार्ज बनाऊंगा तो एडजेसेंट एटम के पास लोन पेयर है, वो ऑक्टेट कंप्लीशन कर सकता है, कल भी बताया था मैंने क्लास में। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, इधर फिर हाइड्रोजन ऐड हो गया और इधर अपन को कार्बोकेटाइन मिलेगा इसी कार्बन पे, तो फिर इस पे Br ऐड कर लूंगा और इधर CH2 CH3, तो अपन को जेमिनल डाइहैलाइड्स बन गया, जेमिनल डाइब्रोमाइड्स, जेमिनल डाइब्रोमाइड ये लिख देंगे। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। तो ये आपका C है, ये आपका B है, ये आपका E है। तो अपन सीधा सीधा लिखेंगे भाई इसको लिथियम और अमोनिया मतलब लिथियम अमाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो एसिड बेस्ड रिएक्शन होगा, हो गया। फिर CH3Cl है तो ये एनाइन बनेगा, तो इधर ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज उस एनाइन को अट्रैक्ट करेगा, Cl लीव करेगा, LiCl बना और वो बना। इसमें sp हाइब्रिडाइज्ड CH बॉन्ड है तो वो एसिडिक होगा, और इसमें पाई बॉन्ड्स हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होंगे, क्योंकि H प्लस आयन अटैक करेगा। जब भी कोई एसिड के साथ रिएक्शन करके रिएक्शन होगा दैट इज ऑलवेज अ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। दैट इज। अब अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। Q वाला तो डायरेक्टली अपन ने लिखा हुआ है, गेट द बेंजीन फ्रॉम दिस। वो कह रहा है कि सोडियम बेंजोएट है, दिस इज सोडियम बेंजोएट। अब आपको आना चाहिए ये सब लिखना, सोडियम बेंजोएट। वो कह रहा है कि इससे बेंजीन बना दो, बना देंगे। उसमें क्या है, सोडा लाइम डाल दो, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर है तो सोडा लाइम से ही बेंजीन बनता है, CO2 हट जाएगा, ये वाला HAD हो जाएगा और विल गेट द प्रोडक्ट। और दूसरा क्या था, फिनॉल। हाँ तो फिनॉल से भी किया था ना अपन लास्ट टाइम, जो अपने बेंजीन का प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, कि फिनॉल को अगर जिंक के साथ रिएक्ट कर दें तो भी बेंजीन बनेगा, और जिंक ऑक्साइड, ये भी अपन ने क्लास में पढ़ा होगा। इसमें Na2CO3 बनता है और उसमें जिंक ऑक्साइड बनता है। लो भाई आंसर हो गया। दिस इज हाउ वी कैन राइट। अब अपन नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। नेक्स्ट पेज पे अपन को क्या गिवन है वो देखते हैं। Q हो गया, अब अपन R की बात करेंगे। तो R की बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलता है। R में अपन को गिवन है प्रेडिक्ट द पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, पॉसिबल प्रोडक्ट चाहिए अपन को, प्रोडक्ट। तो अपन क्या कहेंगे भाई, क्लोरीनेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। वो कह रहा है कि अगर मेरे पास नाइट्रोबेंजीन है NO2, तो इसका अगर अपन क्लोरीनेशन करेंगे तो क्लोरीनेशन या तो Fe के प्रेजेंस में होता है या फिर AlCl3, दोनों में से कोई एक लेना पड़ेगा आपको।
तो ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। और NO2 इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो वो तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो NO2 जो है वो क्लोरिनेशन कहां करेगा, मेटा पोजीशन पे। NO2 is a electron withdrawing group. All electron withdrawing group are metal directing group. Withdrawing group are metal directing group. वो सारे के सारे मेटा डायरेक्टिंग। और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, कल अपन ने पढ़ा था सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो ये तो ए हो गया, बी लिख लेते हैं सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरीन है और इसका सल्फोनेशन मतलब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक्सेस में है, ये एक्सेस में होगा। तो ये तो लोन पेयर है इसके पास। और अपन को पता है अगर बेंजीन रिंग से कोई भी एटम अटैच्ड है, वेरी फर्स्ट एटम, और उसके पास अगर एक भी लोन पेयर है तो इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। ये मैंने आपको बता रखा है। और अगर बेंजीन रिंग से कोई भी ऐसा एटम अटैच्ड है, कोई भी ऐसा एटम अटैच्ड है जिसके पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा बेंजीन से। सो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होगा तो मेटा डायरेक्टिंग होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो बेंजीन रिंग से अगर कोई भी ऐसा एटम अटैच्ड है जिसके पास फर्स्ट एटम के पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो अपन उसको हमेशा विथड्रॉइंग ग्रुप कहेंगे। और बेंजीन रिंग के पास कोई भी ऐसा एटम अटैच्ड है जिसके पास एक भी लोन पेयर है, तो अपन उसको हमेशा रिलीजिंग ग्रुप बोलेंगे। तो अपन उसको रिलीजिंग ग्रुप बोलेंगे। तो इसके पास तो लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, मतलब ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो प्रोडक्ट बना देंगे भाई। एक बार पैरा वाला प्रोडक्ट बना देते हैं और एक बार ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बना देंगे। तो अपन ने कहा था कि भाई ऐसे प्रोडक्ट बना लेंगे, एक बार पैरा वाला एक बार ऑर्थो वाला बना देंगे। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द। ठीक है, सी की बात कर लेते हैं। वो कह रहा है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। अच्छा ठीक है, ब्रोमिनेशन का मतलब है फिनॉल को आप Br2 से रिएक्ट करवा दो। अब ब्रोमिनेशन करने के लिए लुईस एसिड तो चाहिए अपन को हेलोजनेशन, या तो ये लिखो या फिर AlCl3 लिखो। अब इसके पास भी लोन पेयर है, अब लोन पेयर होगा तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो लिखो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। लो भाई, यहाँ OH एक बार Br को ऑर्थो पे लिखते हैं और एक बार Br को पैरा पे लिखते हैं। लो भाई, प्रोडक्ट बन गया अपने पास। अब डी की बात कर लेते हैं। डी की बात करूंगा तो नाइट्रेशन ऑफ टाउलिन। हाँ तो ठीक है, नाइट्रेशन ऑफ टाउलिन मतलब ऐसे भाई टाउलिन इज दिस, और नाइट्रेशन करना है तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेना होगा इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 व्हिच इज अ कैटलिस्ट, जो मैंने पढ़ा था। तो ये तो रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, ये तो प्लस इफेक्ट होगा। रिलीजिंग ग्रुप मतलब प्लस ही, पॉइंट प्लस है, रिलीजिंग ग्रुप है, और माइनस आई और माइनस एम इज विथड्रॉइंग ग्रुप। तो फिर तो ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, लिखो इधर NO2 लिखता हूं और इधर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लो बाय NO2 करके, ये अपने प्रोडक्ट हो गए। तो अगर बेंजीन ब्रोमिनेशन मतलब Br2 का रिएक्शन, नाइट्रेशन मतलब मॉलिक्यूल का या टाउलिन का, टाउलिन का नाइट्रेशन मतलब HNO3 H2SO4 से बेंजीन पे नाइट्रेशन करना है। सल्फोनेशन मतलब सल्फर ग्रुप लगाना है, क्लोरिनेशन मतलब क्लोरीन लगाना है। तो वो डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा ग्रुप पहले से प्रेजेंट है, वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप प्रेजेंट है या फिर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसके हिसाब से अपन रिएक्शन करेंगे। ये आपका था। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं अपन। मैं नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट पेज पे अपन क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। करेक्ट, ये वाला पार्ट आप ध्यान रखना।
ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलेंगे अपन, तो विल हैव लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में ए वाला बात। अब ये करें कि अगर मेरे पास ऐसे गिवन है CH3 CH2 CH3 और ये कह रहा है कि ऑक्सीजन के साथ इसको हीट करना है। भाई ये तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन मतलब कंबशन कर दो, हीटिंग का मतलब। तो कंबशन करूंगा तो 3CO2 बनेगा और हाइड्रोजन कितना हो गया 6 + 2 8, तो 4H2 बन जाएगा। तो 3 2 जा 6 + 4 10 मतलब 5 हो गया। लो भाई रिएक्शन, इट्स अ कंबशन रिएक्शन। अगर ऑक्सीजन के साथ किसी हाइड्रोकार्बन को लिखोगे, हीट करोगे तो बर्न करूंगा मैं। बी की बात करते हैं। अब देख मेरे पास अल्कोहल गिवन है, वो भी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल दैट 2 डिग्री अल्कोहल। और अपन को पता है कि भाई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है ना, वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, 373 केल्विन। और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मतलब 60 50% से 50% या उससे ज्यादा H2SO4 इज कॉन्सेंट्रेटेड। टेम्परेचर डिहाइड्रेशन, भाई इतने टेम्परेचर पे तो डिहाइड्रेशन हो ही जाएगा। ऊपर से आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी ले रखा है, मतलब रिमूवल ऑफ H2O। H2O रिमूव करूंगा तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन कर देता हूं भाई। इधर से OH हटा लेता हूं, इधर से हाइड्रोजन, आई विल गेट द प्रोपीन। ये लो, we get the propene. This is the product of reaction. There is a dehydration process. Concentrated H2SO4 के साथ अल्कोहल का dehydration. C, अब अपने पास given है CH3 C triple bond CH. This is propyl. ठीक है, this is isopropyl alcohol था, propyl alcohol. ठीक है, अभी प्रोपाइन गिवन है और प्रोपाइन को आपने पैलेडियम के साथ, आपने पैलेडियम और चारकोल ले रखा है और उसके साथ हाइड्रोजन भी ले रखा है और इसको क्यूनोलिन सल्फर है। ये तो आपको याद होगा रोजनमंड कैटलिस्ट जैसे लिखा अपन ने, पॉइजन कैटलिस्ट ना, जिसमें अपन ट्रिपल बॉन्ड को, अभी अपन ने रिडक्शन में पढ़ा था ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजनेशन में, अभी तो बताया था रोजनमंड कैटलिस्ट। और क्यूनोलिन या सल्फर होगा तो रोजनमंड, तो अब से अपन डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करते थे, 2 हाइड्रोजन ऐड करके। तो ये प्रोपाइन है, प्रोपीन बनेगा। और अगर इसको अपन को ये भी पता है, अगर आप इसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते तो PDH2 बस ऐसे, तो फिर मैं एल्केन बना देता, तब अपने पास प्रोपेन बनता, मतलब मैं 4 हाइड्रोजन ऐड करता तो प्रोपेन बनता, फिर ऐसे प्रोडक्ट बने। ये प्रोपीन बना अपने पास। इसमें क्या ना, पॉइजन कर दिया आपने, चारकोल भी डाल दिया और क्विनोलिन भी डाल दिया। अगर ऐसे होता तो एल्केन बनाते हैं, तो बताया था मैंने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब अपन डी की बात करते हैं। डी वाले में थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है मुझे, तो अपन ठीक है कोई बात नहीं, इसी का यही प्रोडक्ट है अपने पास, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है वो। तो अपन ने पढ़ा था वाटर का एडिशन किसमें होता है, HgSO4 + H2SO4। जब मैं बोल रहा था ना कि अगर आप रिएक्टेंट नहीं भी दोगे और अगर ये कॉम्बिनेशन लिखा है तो समझ जाऊंगा कि एल्काइंस में वाटर का एडिशन है, एल्काइंस में वाटर का एडिशन है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। ले भाई वाटर का एडिशन कर दिया अपन ने मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। और फिर मैंने कहा था कि जो ऑक्सीजन OH है ना, अगर OH वाला कार्बन एटम डबल बॉन्ड से अटैच्ड है तो वहां पर थोड़ा सा आप डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड बना लेना, जिसको अपन ने लिखा था कि टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, जिसको अपन ने टॉटोमेरिज्म कहा था। मैंने कहा था आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन से ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वो बन जाता है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है कार्बन कार्बन से, इसलिए वो प्रोडक्ट ऐसे बन जाता है। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन प्रोडक्ट्स हैं। तो कई बार अपन से कहेंगे बताओ भाई 2 ब्यूटेनॉन बनाना है, इसमें प्रोपेनॉन है क्योंकि ये वाला एक्स्ट्रा हो गया, तो इसमें प्रोपेनॉन हो गया, 2 प्रोपेनॉन हो जाएगा। ये एसीटोन लिख लो, इसको एक ही बात है।
दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अपन ने वाटर के को ऐड किया, इस पे OH, इस पे H, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कोएफिशिएंट। तो ये प्रोपाइन था, प्रोपाइन को अपन ने वाटर एडिशन किया तो विल गेट दिस प्रोपानॉन, है ना। या आप उसे एसीटोन भी लिख सकते हैं। प्रोपानॉन उसका आईयूपैक नेम है, एसीटेन उसका कॉमन नेम है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूंगा। फोर्थ वाले में आपने कहा है कि भाई आप ऐसे एक कंपाउंड लिख रहे हैं और इसमें HBr का एडिशन कर रहे हैं, तो बताइए करो, H+N अटैक करेंगे, कार्बोकेटाइन 3 डिग्री बनाएंगे और Br बना देंगे। लेकिन वो कह रहा है कि पेरोक्साइड में, इधर लिखा हुआ बेंजोइल पेरोक्साइड, अपन कहेंगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा पेरोक्साइड लिखा है। पेरोक्साइड लिखा है मतलब एंटी मार्कोनी कोएफिशिएंट के हिसाब से एडिशन, राइट। मतलब एंटी मार्कोनी कोएफिशिएंट, तो अपन H पॉजिटिव चार्ज वहां ऐड करेंगे जहां कम हाइड्रोजन है और एनायनिक पार्ट वहां ऐड करेंगे जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। तो अपने पास प्रोडक्ट ऐसे बन गया, ये प्रोडक्ट बनेगा, राइट। अपन ने एंटी मार्कोनी कोएफिशिएंट के हिसाब से एडिशन किया, सो एडिशन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी कोएफिशिएंट, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी कोएफिशिएंट इन पेरोक्साइड्स, इन पेरोक्साइड्स। और पेरोक्साइड सिर्फ HBr के लिए होता है, ये भी अपन ने पढ़ा था, इन पेरोक्साइड्स। तो अपन क्या करेंगे, अब इसमें अपन से दो पार्ट पूछे, आईयूपैक नेम ऑफ द प्रोडक्ट, इसका आईयूपैक नेम लिख लेते हैं। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 1 2 3, 2 मिथाइल 1 ब्रोमो, पहले ब्रोमो लिखेंगे, सो 1 ब्रोमो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये हो गया आपका आईयूपैक नेम। सो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया, वाटर आउट। बी की बात करते हैं, स्टेट द रूल दैट गवर्न्स द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, लिखा तो एंटी मार्कोनी कोएफिशिएंट, एंटी मार्कोनी कोएफिशिएंट, governs this. So addition according to the anti-Markov rule. We have anti-Markov rule. Now we can go for next page, question number 5. अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने पास प्रोपीन गिवन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको Br2 और CCl4 से रिएक्ट करना है, तो ब्रोमिनेशन होगी, हैलोजनेशन ऑफ एल्कीन, दोनों पाई बॉन्ड को हटाओ और दोनों पे Br लगा दो, ये लगा दी। अब जिंक के साथ रिएक्ट करो, हाँ तो ये तो राइट ना, ये तो क्या होगा, डीहैलोजनेशन रिएक्शन है, तो इन दोनों Br को मैं हटा दूंगा, CH3 से दिया तो वापस बना दिया आपने, प्लस ZnBr2। अब उसके बाद डाइल्यूट KMnO4 से डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, ये तो बेस रिएजेंट है, सिस डाइऑल बनाता है KMnO4, तो अपन लिखेंगे इसमें तो सिस डाइऑल बनेगा, सिन एडिशन ऑफ OH ग्रुप, CH3 CH, इधर CH2, इधर भी OH लगेगा, इधर भी OH बनेगा, ये हो प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 6, identify the reason whether the following compounds are aromatic or not। भाई एरोमेटिसिटी तो करने कल ही पड़ी, एरोमेटिक की बात करते हैं तो पहले एक ही बात कर लेते हैं। तो अपने पास ऐसे गिवन है, तो अपन कहेंगे देख भाई, पहली बात तो ये कि ये वाला कार्बन एटम sp3
और अगर साइक्लिक रिंग में एक भी sp3 आया, नॉन एरोमेटिक। बी वाले की बात कर लेते हैं। अगर अपने पास ऐसे गिवन है तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, साइक्लिक रिंग है, तो फिर यहां पर अपन कहेंगे देख भाई 4 मेंबर्ड है तो प्लेनर है, डबल बॉन्ड अल्टरनेट है और 4 इलेक्ट्रॉन्स है, साइक्लिक डिन्यूक्लियेशन है 4 इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक कल ही पढ़ा अपन ने। फिर उसके बाद बेंजीन, वो कोई नहीं रोक सकता, ये एरोमेटिक है, अपन को पता है 4 है ना। डी की बात कर लेते हैं। डी में तो ये पैराडीन है जिसमें अपन कल लिख रहे थे, द लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम इज इन द प्लेन ऑफ द रिंग। ये पाई बॉन्ड रिंग के प्लेन से परपेंडिकुलर है, लेकिन ये वाला लोन पेयर रिंग के प्लेन में है, तो ये वाला कभी कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा, एरोमेटिक। इट्स पैराडीन, ये पैराडीन है, ये बेंजीन है, साइक्लोब्यूटाडाइन है, साइक्लोपेंटाडाइन, राइट। वी गॉट द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। अब नेम 2 reagents used for the acylation of benzene। acylation मतलब फ्रेडल-क्राफ्ट acylation रिएक्शन। अपन ने 2 रिएक्शन पढ़े थे, एक फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, एक था फ्रेडल-क्राफ्ट acylation। फ्रेडल-क्राफ्ट acylation रिएक्शन, फ्रेडल-क्राफ्ट acylation रिएक्शन। भाई फ्रेडल-क्राफ्ट acylation होगा ना, फ्रेडल-क्राफ्ट acylation रिएक्शन, राइट। तो वी नो दैट भाई एक बेंजीन का अगर एसाइलेशन करना है तो अपन को एक तो बेंजीन चाहिए होता है, दूसरा अपन को एक एसाइल क्लोराइड चाहिए होता है एसाइलेशन, और एक होता है एनहाइड्रस AlCl3, राइट। तो अपन ने पढ़ा था ना AlCl3 इसके लोन पेयर पे अटैक करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक शो करेगा। विल गेट लाइक दिस कीटोन करेंगे। तो वो कह रहा है कि नेम 2 reagents used for acylation, तो एक तो एसाइल क्लोराइड्स हो जाएंगे, तो एक तो हो जाएगा एसाइल क्लोराइड्स, ये एसाइल क्लोराइड होता है, और दूसरा एनहाइड्रस AlCl3 वो कैटलिस्ट होता है। ये हो जाएंगे अपने पास, तो ये पता चल गया भाई आपको। अब अपन दूसरी बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ना, रीड द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो पढ़ते हैं, रीड द फॉलोइंग रिएक्शन। तो चलो भाई ये है अपने पास। अब बेंजीन को अगर CH3Cl से रिएक्ट करोगे, वो भी एनहाइड्रस AlCl3 में, तो ये तो एल्काइलेशन ऑफ फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है ना, एनहाइड्रस AlCl3। तो अपन क्या करेंगे, AlCl3 इसके लोन पेयर पे अटैक करता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो CH3 अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा अपने पास CH3, ये टाउलिन बन गया प्लस HCl। ठीक है, राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन। तो इसका नेम ऑफ द रिएक्शन तो अपन को पता है, फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन, क्राफ्ट रिएक्शन। दूसरा आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोफाइल, तो अपन कहेंगे ये इलेक्ट्रोफाइल, ये जो बनेगा ना पॉजिटिव चार्ज, इसी को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। हाउ इज इलेक्ट्रोफाइल जनरेटेड, ये जो रिएक्शन है ना, जैसे अपन ने कल बनाया था ना कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, ये AlCl3 इसके लोन पेयर पे अटैक करेगा, तो अपन को ऐसे मिलेगा CH3
सी Cl, 2 लोन पेयर बचे, एक लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन अपन ने AlCl3 को दे दिया, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जब अपन इसको हीट करेंगे तो हीट करने से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा अपनी तरफ, तो हीट करने से CH3 पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा प्लस AlCl। राइट, ये लो वही हो गया अपना हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन मैंने पूरा डिस्कस कर लिया, आपको कुछ पूछना है तो बोलो, अदरवाइज अपन एक पेपर डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट रुकना तुम लोग, हैं जब तक देख लो तुम लोगों को क्या पूछना है, या एक अगर कोई पेपर आपके पास सैंपल पेपर है तो भेजो, नहीं तो मैं भेजता हूँ उनसे सैंपल पेपर, उसको डिस्कस करेंगे। मैंने बिल्कुल बोला था कल कि होमवर्क डिस्कस कर सकते हैं, तो अपन होमवर्क डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बोलो, मैं होमवर्क डिस्कस कर लूंगा, लेकिन तो थोड़ा सा जिसके स्कूल में एग्जाम है अगर उसके पास कोई सैंपल पेपर है तो बाकी लोगों को भी काम आएगा ना वो थोड़ा सा, इसलिए मैं थोड़ा सा बोर्ड के लिए बोल रहा हूँ कि बोर्ड में तुमको पता रहे कि कैसे तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। That's all। एक बार बोर्ड हो जाए ना फिर तो अपन को करना ही है सारा कुछ डिस्कस। अगर होमवर्क करना है, कोई मतलब ऐसे पेपर पेपर डिस्कस नहीं करना है, होमवर्क करना है तो होमवर्क कर लो, कोई मुझे तुम लोगों को पढ़ाना है ना। बताओ भाई सब लोग क्या करना है फिर, जल्दी बताओ। पेपर करना है तो मैं पेपर भेजूँ, पेपर करना है तो मैं पेपर भेजूँ। हाँ सर। क्या करना है पेपर, सर ठीक है। तो फिर तुम लोगों के पास कोई मतलब ऐसे है, मतलब कोई सैंपल पेपर है या मैं भेजूँ।
बोल बेटा जल्दी बोल, मतलब ऐसे मत कर। मैं भेजूं या तुम लोग भेज रहे हो? सर आप ही भेजो। ठीक है बेटा मैं भेजता हूँ। चल क्वेश्चन मैं भेजूं बोर्ड वाले पे क्वेश्चन पेपर्स। चलो अपन ने तो क्वेश्चन डिस्कस करना, अपन एक दो पेपर डिस्कस कर लेंगे आज। एक करते हैं कोई भी किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ, ऑल कर दूंगा और भी कर दूंगा है। तो एक मिनट और पेपर डिस्कस फॉरवर्ड करता हूँ। आगे अपना लेवल चर्चा किया है, भेजे मैंने 2 पेपर भेजे आज। तो पहले वाले पेपर को ना डीओवी स्कूल वाला है उसको कर लेते हैं, एक और 2 पेपर भेजे मैंने आपको। और अपन कुछ तुम्हारे भी वो निकाल लूंगा मैं कुछ पेपर्स, तो उनको भी अपन चेक कर लेंगे, है ना। सिलेबस इज ऑलमोस्ट सेम, सिलेबस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है राइट। और अगर किसी के पास मतलब तुम्हारे हैं पेपर्स तो जल्दी से तुम लोग भेज दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम्हारे पास कोई पेपर है तो भेजो, अपन उसको ही सॉल्व करते हैं, है ना भाई। चेंज थोड़ी कर लेंगे अपन कंसेप्ट, चल देखते हैं मैंने। तो मैं इसी पेपर को डिस्कस कर दूं। हाँ सर। चल ठीक है, फिर अपन पेपर डिस्कशन करते हैं। फिर अपन होमवर्क कर लेंगे। होमवर्क का तो मुझे ज्यादा ही टेंशन है इन पेपर से, लेकिन मुझे स्कूल का थोड़ा सा टेंशन है तुम लोग का, इसलिए मैं स्कूल के लिए ना कर रहा हूँ। वैसे जयंत वालों का तो अभी वो भी नहीं आया टाइम टेबल, लेकिन बाकी बच्चों के लिए भी करना होगा, तो जयंत वाले भी पढ़े। अब देख क्वेश्चन नंबर 1 अपन थोड़ा देखते हैं कि आपने मुझे कैसे कैसे बताया। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 आर गिवन बिलो। तो क्वेश्चन 1 में ना आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 13, अपन में एक बात बताया, ग्रुप 13 में ना बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम होता है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, टिन और लेड होता है। और इधर नाइट्रोजन से लेके इसमें होता है। जब मैंने आपको क्लास में पढ़ाया तो मैंने आपको यहां सर्किल किया था और यहां सर्किल किया था। इसको सर्किल इसलिए करता हूं मैं क्योंकि वहां इनर पेयर इफेक्ट होता है, ठीक है, यह इनर पेयर इफेक्ट होता है। और इसको सर्किल इसलिए करता हूं कि इसमें साइज एंड आयनाइजेशन एनर्जी दोनों में डिफरेंस होता है, तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो अपन क्या करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है ना, अगर अपन चेक करेंगे तो ऑब्वियसली बात है बोरॉन तो नॉन मेटल है, नॉन मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी तो बहुत ज्यादा होता है। इन दोनों में सर आप बोलो बेटा कौन सा पेपर डिस्कस कर रहा हूँ ना, तो नहीं करना पेपर डिस्कस। कौन सा पेपर भेजा चालू है? ग्रुप में भेजा ना पेपर, अपने ग्रुप पे मैंने एक पेपर भेजा है, मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 ही कर रहा हूँ मैं, ग्रुप पे डाला है ना पेपर। अपन क्वेश्चन नंबर 1 को ही डिस्कस कर रहे हैं, अभी तो शुरू किया ना, पहले तो अपन हाइड्रोकार्बन डिस्कस किया ना। कर लो शुरू, क्वेश्चन नंबर 1 ही शुरू कर रहा हूँ। तुम लोग भी कुछ सैंपल पेपर स्कूल से जुगाड़ो, ठीक है, करूं तो अपन लिखेंगे बोरॉन। हाँ सर। चल शुरू कर लेते हैं, सबको मिल गया होगा, चल शुरू करते हैं। तो बोरॉन टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी क्या आनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन इस ग्रुप में ऐसा नहीं होता। तो अपन क्या करते हैं, बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो नॉन मेटल है। ये दोनों मेटलॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन मेटलॉइड्स में नहीं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है। इस ग्रुप का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एल्यूमिनियम होता है। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों में टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से बड़ा है, साइज भी अपन ने बढ़ा हुआ है।
मतलब बोरोन का साइज छोटा है, फिर गैलियम होता है, फिर एल्यूमिनियम होता है, उसके बाद इंडियम होता है और फिर थैलियम होता है। ये अपन ने क्लास में पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हो। आयनाइजेशन एनर्जी में बोरोन का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है। अब आयनाइजेशन एनर्जी गैलियम का ज्यादा है, एल्यूमिनियम का कम है, इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, बट एल्यूमिनियम इज लेस देन गैलियम, और गैलियम इज ग्रेटर देन इंडियम, और इंडियम इज लेस देन थैलियम। ये ऑर्डर आता है। इसका आयनाइजेशन एनर्जी इंडियम से ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट है, इसके इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा मुश्किल है इससे, इसलिए इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है इससे। इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है इससे, वो अपन ने पहले पढ़ा, और मैंने सर्कल लगाए थे, ऐसे कुछ 3-4 सर्कल लगाए थे मैंने कि भाई उनसे ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, राइट। तो इस वाले पार्ट को ध्यान रखो, हाँ और सर। ध्यान रखो, ठीक है ना। तो इसमें आंसर अपना मैच कर रहा है कौन सा? डी वाला मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अपना डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अब अगर अपन क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, फॉर द रिएक्शन द साइंस ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, तो बड़ा इजी होगा, थर्मोडायनामिक्स है। तो बट ट्वाइस ऑफ Cl को आपने Cl2 में कन्वर्ट कर दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स 2 से 1 हो गया, मतलब पार्टिकल कम हो गए, डेल्टा एस लेस देन 0। और 2 Cl के बीच में बॉन्ड बना के एक बना दिया, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना, डेल्टा एस लेस देन 0। डेल्टा एस तो अपन को डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस बताता है, तो अगर पार्टिकल आपस में जुड़ेंगे तो डिसऑर्डरनेस तो कम हो जाएगी, डेल्टा एस नेगेटिव, और बॉन्ड बनेगा तो डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बता सकते हैं, ये तो बड़ा इजी था, दोनों के साइन बता सकते थे। इसमें एक और पार्ट भी है, तो अपन और पार्ट वाले को भी चेक करते हैं। तो इसमें और वाला पार्ट भी है, बड़ा अच्छा होता है। इज इन द आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस इन वैक्यूम। देख भाई, वैक्यूम का मतलब P एक्सटर्नल 0, तो वर्क डन माइनस P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V होता है, therefore W 0। तो अपन लिखेंगे भाई वर्क इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, एनी वर्क डन इन अ वैक्यूम इज 0। पर जब तक बाहर प्रेशर नहीं होगा, जब तक कोई रेजिस्ट नहीं करेगा एक्सपेंशन को, वर्क डन होगा ही नहीं, ठीक है। अपन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 वाले में कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक पेंटेन्स। देख भाई, पेंटेन में ना अपन ने अभी पढ़ा था, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्वेश्चन में, कि अगर नॉर्मल पेंटेन है ना तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा आइसोपेंटेन से, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा नियोपेंटेन से, ये बनेगा अपने पास। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट है तो जिसमें कार्बन ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तो जिसमें ब्रांचिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ये अपन को पता है। तो अपन कहेंगे ब्रांचिंग नियो हैज हाईएस्ट, नो नो नो, नॉर्मल विल हाईएस्ट। ये नॉर्मल पेंटेन है, ये आइसोपेंटेन है, और ये नियोपेंटेन है। ये लो भाई, अब अपने आप ढूंढ लेना उसमें। नॉर्मल पेंटेन हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सी वाला आंसर आ रहा है। अब दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में ये कह रहा है अमंग द फॉलोइंग द कंपाउंड दैट कैन मोस्ट रेडिली अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वो कह रहा है अभी अपन जैसे पढ़ रहे थे ना, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, ऐसे, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन in benzene, ठीक है, is directly proportional to the electron density in the benzene, तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा। therefore I can write that अगर बेंजीन में कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप प्रेजेंट है, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर लेगा ना, ये रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है एज कंपेयर टू बेंजीन के, तो बेंजीन कम इलेक्ट्रॉन रिच होगा ना इसके कंपैरिजन में।
लेकिन इसमें रेट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अगर कोई बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और अपन को रिलीजिंग ग्रुप और विड्रॉइंग ग्रुप दोनों ही पता है कैसे कैलकुलेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और विड्रॉइंग। तो चलो अपन चेक करते हैं, इनमें से पूछा है उसने कि सबसे ज्यादा किसमें होगा। तो ए ऑप्शन तो अपने पास बेंजीन गिवन है, बी ऑप्शन अपने पास नाइट्रोबेंजीन गिवन है। तो नाइट्रोबेंजीन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। वो क्यों? क्योंकि अगर बेंजीन के वेरी फर्स्ट एटम पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज वाला एटम गिवन है तो वो तो विड्रॉ करेगा, मतलब इसमें ज्यादा होगा। और टाउलिन, टाउलिन का तो प्लस इफेक्ट होगा ना, टाउलिन तो इलेक्ट्रॉन देता है ना बेंजीन को। अगर टाउलिन देगा तो ये रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, राइट। तो ये टाउलिन में ज्यादा होगा, फिर बेंजीन होगा, उसके बाद नाइट्रोबेंजीन होगा। तो आंसर इज सी, इसमें सबसे ज्यादा राइट। ठीक है, चलो भाई दूसरा पेज देखते हैं। अब दूसरे पेज में क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। तो अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये इस टाइप के जो कंसेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंसेप्ट आप अच्छे से ध्यान रखना है। इस टाइप के कंसेप्ट है, ये वाले कंसेप्ट है, ये इस टाइप के जो कंसेप्ट अपन लिखते हैं ना, ये अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये आपसे पूछेंगे, कोई अलग थोड़ी पूछा था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 5 में अपन को गिवन है द प्लॉट्स आर गिवन टू अस, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है भाई, वो कह रहा है कि अपने पास वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर के प्लॉट्स है। तो कुछ पूछ रहा है, देख रहे थे। केवी का पेपर शेयर करें किए हैं 11th चर्चगेट ग्रुप पे, जिसके क्वेश्चन डिफरेंट है, जिसके क्वेश्चन डिफरेंट है। नहीं, मैंने 2 पेपर मतलब शेयर किया है, 2 पेपर शेयर किया है, एक जो अलग अलग पेजेस पे है, दूसरा एक वो फाइल है, जिप फाइल है। तो अपन अलग अलग वो वाला कर रहे हैं। अब 2 पेपर है तो सेकंड वाला पेपर भी अरे देख लेते ना, 2 पेपर आए हैं तो एक ही क्यों कर रहे हो? ठीक है, गलती मुझसे हो गई, मुझे एक ही पेपर देना था, तो 2 पेपर नहीं है ना। तो बेटा मतलब वो दूसरा पेपर ओपन करो जिसमें 4-5 पेज इकट्ठे, तो 4 जो पेजेस है ना, पेजेस वाला ओपन करो, है ना। तो दूसरा पेपर होगा, उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा ना। जल्दी बताओ, हाँ या ना, बोला तो करो तुम लोग। हाँ सर। ठीक है, अब देख इसमें अपन को एक बात पता है कि भाई इसमें T the constant pressure, straight line passing through the origin. The plots of the different values of pressure are shown in the figure. Which of the following is the order of pressure is correct? हाँ तो ठीक है, भाई आपने ऐसे बना रखा है, क्वेश्चन भी ऐसे दे रखा है, अरे इसमें तो आंसर भी दे रखा है। वो प्रेशर वाला देखो ऑर्डर लिखा हुआ है, चलो छोड़ो, अपन को क्या फर्क पड़ता है। उसने ऐसे दिया अपन को P1 P2 P3, अपन पता क्या कहेंगे, अब जरूरी थोड़ी इसी ग्राफ से बताओ, अपन कहेंगे लो मैं तो इससे भी बता, सब डायग्राम में ही दिया है ना। हाँ अपन तो इससे भी बता सकते हैं, अपन तो इससे भी बता सकते हैं, तीनों में से किसी से भी बता दो। प्रेशर और वॉल्यूम देख लेते हैं, जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका प्रेशर सबसे कम, जिसका वॉल्यूम की वैल्यू कम वो प्रेशर सबसे ज्यादा, मतलब P3 बड़ा है P1 से, है ना। भाई अपन तो किसी से भी बता देंगे ना कि वॉल्यूम है ना वाई एक्सिस पे, तो इधर वॉल्यूम छोटा होगा, इधर और बड़ा होगा, इधर और बड़ा होगा, वॉल्यूम बड़ा होगा तो प्रेशर कम होगा, हो गया। अपन तो टेम्परेचर से ही बता सकते थे, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा उसका प्रेशर भी सबसे ज्यादा, तो उससे ही बता सकते। तो अपन कहेंगे ये तीनों जो है ना, उसमें P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1। अब P4 भी लिखोगे आप तो P4 भी लिख दूंगा, इसमें हमें क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो अपन बना देंगे। अब उसमें एक क्वेश्चन और करके भी दे रखा है, तो अपन इसमें और करते हैं भाई। ये कह रहा है कि डाइपोल फोर्सेस एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल possessing डाइपोल परमानेंट डाइपोल। हाँ तो ठीक है, वो कह रहा है डाइपोल मूवमेंट उन मॉलिक्यूल्स में होता है जिन मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल्स होता है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनमें परमानेंट डाइपोल होता है, इनमें परमानेंट डाइपोल होता है।
ये वो मॉलिक्यूल है जिनमें परमानेंट डाइपोल्स, मतलब जिनमें ये पोलैरिटी रहेगी हमेशा, ठीक है भाई। सो परमानेंट डाइपोल, ends of dipole possess partial charges. These are called partial charges, we know that. The partial charges is more than unit electronic charge. ये जो partial charges होते हैं, तो strength अपन को already पता है, strength of E is always greater than delta. अपन को पता है ना, percentage of ionic character is equal to अपन ने कैलकुलेट किया होगा डेल्टा इंटू डिवाइड बाय ई इंटू 100, मतलब डेल्टा का वैल्यू हमेशा ई से छोटा होता है, ये अपन को पता है। वो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब +1 +2 की बात कर रहा है। हाँ, तो इनका चार्ज तो +1 या -1 से तो छोटा ही होगा, बिकॉज दे आर पार्शियल चार्जेस, वो तो छोटा ही। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, तो वहां पर अपन कहेंगे इट इज लेस देन द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है तो डेल्टा की वैल्यू जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से छोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रेशर ऑफ 1:4 मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस आर एनक्लोज्ड इन अ वेसल ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, वो अपन से कह रहा है कि एक वेसल है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है 1:4 के रेशियो में, मोलर रेशियो। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इस वेसल का टोटल प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। अब ये कह रहे हैं व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस ले लेते हैं। तो पार्शियल प्रेशर होता है ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, इनटू टोटल प्रेशर। ये तो डाल्टन्स लॉ बाय डाल्टन्स है ना, आपने पढ़ा हुआ है ना डाल्टन्स लॉ। So partial pressure of oxygen will be equal to mole fraction of oxygen into P total. ठीक है भाई, so mole fraction क्या आएगा ऑक्सीजन का, 4/1 + 4, that is mole fraction, और total pressure 1 दिया है, मतलब 4/5, मतलब 0.8 एटमॉस्फेयर, क्योंकि वो 1 एटमॉस्फेयर पे लगता है। आंसर क्या हो गया, 1 एटमॉस्फेयर तो गिवन नहीं, इसको अपन को कन्वर्ट करना होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो अपन को पता है ना 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू होता है 101,325 पास्कल, एंड 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये लो, तो अपने पास कितना आ रहा है, ये 0.8 एटमॉस्फेयर। तो बताओ 0.8 एटमॉस्फेयर कितना होगा, तो अपन कहेंगे भाई 0.8 एटमॉस्फेयर विल बी हाउ मच, 101,325 into 0.8। तो इसको अपन क्या करते हैं, ये 0.8 हो गया तो इसको 1.1 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1.01325 into 10⁵ कर देता हूँ, into 8 डिवाइड बाय 10 कर लेता हूँ, 10⁻+5 है, क्योंकि +5 करेंगे डेसिमल लगाएंगे। तो ठीक है, इसको अपन क्या करते हैं, एक 10 तो कैंसिल कर लेते हैं, तो ये वाला 4 हो जाएगा। तो अपने पास आंसर आ गया ऑलमोस्ट 8.08 into 10⁴ न्यूटन पर मीटर। देखो जरा, सी आ गया, सी बन गया। देखो इसमें यूनिट कन्वर्जन पूछ लिया है, क्वेश्चन बड़ा इजी था, लेकिन यूनिट्स पूछ लिया, मतलब यूनिट्स पूछ लिया, और यूनिट भी पूछ लिया और कैलकुलेशन भी पूछ लिया। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। 7th वाले क्वेश्चन में असर्शन रीजनिंग है, तो जब भी असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, पहले आप असर्शन पढ़ो, रुको, सोचो कि ऐसा क्यों, उसके बाद रीजन को पढ़ो। चलो देखते हैं। The ionization of ammonium hydroxide is suppressed on addition of ammonium chloride। भाई ये तो कह रहा है कि जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, इट्स अ वीक बेस, अमोनियम आयन बनता है और OH बनता है। अगर इसमें अपन अमोनियम क्लोराइड डाल दें, अमोनियम के सारे सॉल्ट आयनिक होते हैं, तो इसमें अमोनियम आयन बनेगा और Cl- आयन बनेगा। ये तो बफर सॉल्यूशन है। अपन कहेंगे देख भाई ये तो वीक बेस है, वैसे ही कम डिसोसिएट होता है, इसके प्रेजेंस में तो ये इधर अमोनियम आयन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये तो मोर देन 95% डिसोसिएट होता है। तो अगर ये बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो ड्यू टू कॉमन एन इफेक्ट इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा। तो अपन कहेंगे बिल्कुल सही है,
इसका डिसोसिएशन इसके प्रेजेंस में कम हो रहा है बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। वो तो सही है, तो असर्शन आपका सही है। रीजनिंग पढ़ लेते हैं अपन। सो इट इज ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। अपन ने वही एक्सप्लेनेशन सोचा था जो रीजनिंग में लिखा हुआ है। आंसर इज बोथ आर करेक्ट, और जो रीजन है दैट इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इट्स करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 में वो बिल्कुल सही है, ठीक है, और वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं अपन। 8th वाले में we know that magnesium does not give the color to the flame। ये तो अपन ने क्लास में भी लिखा हुआ है भाई। अपन ने बेरियम लिखा है, कैल्शियम लिखा है और स्ट्रोंशियम लिखा है, BCS और ABC। मतलब ये कलर याद रखने के लिए पढ़े ना अपन ने कि भाई इसमें ए एप्पल ग्रीन, ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड, स्ट्रोंशियम का, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। बट मैग्नीशियम और बेरिलियम नहीं देते बिकॉज ऑफ देयर हाई आयनाइजेशन एनर्जी। Mg and Be do not give flame test because of high ionization energy, है ना। फ्लेम टेस्ट नहीं देते ये ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी, ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी। अपन को ये पता है, ठीक है भाई। तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है इसलिए नहीं देता। तो इसमें तो लिखा है मैग्नीशियम इज द स्मॉलेस्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अपन कहेंगे देखो भाई, अब आयनाइजेशन एनर्जी तो लिखा नहीं है, लेकिन रीजनिंग आपकी सही है। नहीं, आपका असर्शन सही है ना, ये तो करेक्ट है। रीजनिंग आपका गलत है, वो रीजनिंग तो नहीं है जो होनी चाहिए थी। लेकिन अपन रीजन लिखेंगे ना, तो मैग्नीशियम इज द स्मॉलेस्ट। रीजन भी करेक्ट है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैग्नीशियम इज स्मॉलेस्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना। अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है ना, वो क्यों? अपन तो कहेंगे सर बेरिलियम होता है। बेरिलियम इज नॉट अल्कलाइन अर्थ मेटल, नॉट अल्कलाइन। अपन ने नोट्स में लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे तो जहां अपन ने शुरुआत की है अपन ने लिखा है वहां पर इट इज नॉट अल्कलाइन अर्थ मेटल। व्हाई इट इज सो? भाई बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है, इट इज एम्फोटेरिक। अब तो मुझे एक बात बताओ, अल्कलाइन का मतलब क्या होता है? अल्कलाइन का मतलब होता है बेस जैसा, और अल्कली का मतलब होता है बेस, है ना। अल्कली का मतलब होता है बेस, और अल्कलाइन का मतलब होता है बेस जैसा। ये थोड़ी बेस जैसा होता है, तो एम्फोटेरिक है, तो बेस है ही नहीं। हाउ कैन यू से दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल? और वो पूछ रहा यही है कि इट इज मैग्नीशियम इज द स्मॉलेस्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम इज नॉट अल्कलाइन अर्थ मेटल, मैग्नीशियम इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इसका असर्शन सही है, रीजनिंग सही है, लेकिन रीजनिंग असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन के लिए रीजनिंग में आयनाइजेशन एनर्जी मेंशन होना चाहिए था। सो 7th वाला, 8th वाला, वी गॉट द आंसर। मतलब इसमें अपन आंसर बी लिखने वाले हैं। आंसर विल बी बी। मेरे ख्याल से अगर आपको डाउट है तो आप बता दो, जबकि 7th का आंसर ए था। वी गॉट दैट। किसी को डाउट है तो बोलो। हाँ, बेरिलियम इज स्मॉलेस्ट ना। अबे बेरिलियम तो अल्कलाइन अर्थ मेटल है ही नहीं ना। बेरिलियम स्मॉलेस्ट तो होता है, उसने क्या बोला है? उसने ये थोड़ी बोला सेकंड ग्रुप का स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है। उसने ये थोड़ी पूछा अपन से कि सेकंड ग्रुप का स्मॉलेस्ट एलिमेंट बताओ, बेरिलियम। उसने अपन से पूछा कि अल्कलाइन अर्थ मेटल बताओ। अभी बेरिलियम तो अल्कलाइन अर्थ मेटल है ही नहीं ना, तो स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ? मैग्नीशियम ना। बोलो। और अगर आप नोट्स देखोगे ना तो वहां पर क्लियरली मेंशन्ड है, जब शुरुआत की है अपन ने, बेरिलियम इज नॉट अल्कलाइन अर्थ मेटल। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तेरे स्टेट बोर्ड के बुक में लिखा हुआ है। क्योंकि जो अपन क्लास में नोट्स लिखते हैं ना, उसमें स्टेट बोर्ड भी होता है, एनसीईआरटी भी होता है, सब कुछ होता है। तभी तो अपन कहते हैं उसके अलावा अपन को कुछ नहीं पढ़ना। का बोल भाई, जल्दी बोलो अगर कुछ है तो। हो गया? चल दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसमें एक और अपन को ऑप्शन मिला। चल नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन इसका और भी है, इसलिए मुझे लगता है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल की वजह से उन्होंने और भी दे दिया, बच्चे बेचारे कंफ्यूज ना हो। 8th वाले का और भी है।
8th वाले का। और में गिवन है अपन को पोटेशियम एंड सीजियम आर यूज्ड इन फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स। हाँ, यू नो दैट पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम आर यूज्ड इन फोटोवोल्टिक सेल। हाँ, तो ये तो अपन ने लिखा था, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा ना, है ना, फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स ड्यू टू देयर लो आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। तो लो आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से वो सनलाइट से भी उनका आयनाइजेशन हो जाता है। तो अपन रीजनिंग की बात करते हैं, क्या लिखा है, पोटेशियम एंड सीजियम emit electrons on exposure to light। हाँ सही है, क्योंकि उनका लो आयनाइजेशन एनर्जी है तो दे एक्सपोजर टू लाइट। तो फोटोइलेक्ट्रिक सेल बिकॉज ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी they can eject electron on exposure to light। हो गया, ये that's correct, so answer is it, the correct explanation भी है, the answer will be है। 8th वाला था। अब 9th वाले की बात करते हैं। 9th वाला, आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द रिएक्शंस। ठीक है, पहले अपन ए वाले फर्स्ट वाले को करते हैं, ए और बी। थोड़ी देर पहले अपन ने ये रिएक्शन हाइड्रोकार्बन में किया है, जिसमें मैंने नाम भी लिखा था सोडियम बेंजोएट, है ना। दिस इज सोडियम बेंजोएट। ये रिएक्शन अभी भी दिखाता हूं तुम्हें। ये लिखा, देख, क्यू का ए वाला पार्ट सोडियम बेंजोएट, और उसको कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट करवाया उन्होंने। चलो आगे चलते हैं। ये इसको रिएक्ट करेंगे अपन किसके साथ, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे। क्या बनेगा, बेंजीन। ये बन जाएगा अपने पास, दैट इज बेंजीन। ये बन गया। फिर क्या किया आपने, अब ये एसाइलेशन कर दिया आपने, भाई आपने CH3 C डबल बॉन्ड Cl और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्ट किया, ये तो फ्रेडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन कर दिया। AlCl3 इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इधर पॉजिटिव चार्ज बेंजीन पे अटैक करेगा, विल गेट दैट फिनाइल मिथाइल कीटोन्स। दिस इज अ फिनाइल ग्रुप, मिथाइल कीटोन, प्रोपाइल बन गया। ये आपका बी बन गया। ये तो अभी किया आपने हाइड्रोकार्बन में, है ना। अब सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाले में CH3 CH है और ब्रैकेट में Br लिखा है, मतलब इधर Br है, और अपन को CH2 इधर एक और Br है, और ये कह रहा है कि इसको मैं रिएक्ट करूंगा अल्कोहलिक की वजह के साथ। ये रिएक्शन अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ, जो अपन एल्काइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब अपन ने 2 बार डिहाइड्रोहैलोजिनेशन किया। आपको याद होगा, इस टाइप से अपन ने 2 बार डिहाइड्रोहैलोजिनेशन किया है। एक बार से लिखा मैंने, H ऐसे लिखा था, एक बार से लिखा और H ऐसे लिखा था। तो OH माइनस है, इधर से प्रोटॉन निकालते हैं और इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं और एक Br निकालते हैं। सो आई गॉट CH3C, इधर H बनेगा, इधर डबल बॉन्ड बनेगा, इधर एक Br बनेगा। अब अपन ने लिखा था कि भाई देखो, अगर फिर से अल्कोहलिक KOH ऐड करोगे तो आपको हीट करना पड़ेगा, या फिर आप NaNH2 ले लो तो आपको हीट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस। तो अब इस प्रोटॉन को निकालते हैं, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करते हैं, फिर Br को निकाल देते हैं, तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन किया अपन, लो भाई प्रोपाइन बन गया। वी गेट द प्रोपाइन। ये आपका A है और ये आपका B है। B इज द प्रोपाइन, और इसको अपन लिख लेंगे 1 ब्रोमो prop 1, that is the problem, 1 ब्रोमो prop 1, ये आ जाएगा वही अपने पास। अब अपन क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में we can write that on dissolving moderate amount of sodium metal in liquid ammonia। भाई सोडियम इन लिक्विड अमोनिया ब्लू कलर सॉल्यूशन बनाता है, ये अपन ने काफी डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में, है ना।
तो सोडियम on dissolving the sodium metal in the liquid ammonia at low temperature, which of the following does not occur? वो कह रहा कि क्या नहीं होता है, ठीक है। ब्लू कलर सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, हाँ होता ही है वो तो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। सोडियम आयंस आर फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, बिल्कुल सोल्यूशन में क्या होता है, सोडियम मेटल होता है अपने पास और लिक्विड अमोनिया लेते हैं, लिक्विड NH3 होता है, तो अपने पास बनता है Na पॉजिटिव और इसमें अपन इसके मोल्स लिख लेते हैं X+Y। तो ये अमोनिया इधर X मोल्स हो गया सॉल्वेशन के लिए और इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो इधर अमोनिया होगा जो कि Y लिख लेते हैं फॉर सॉल्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के सॉल्वेशन की वजह से वहां पर ब्लू कलर आता है। अगर सॉल्वेशन, अगर अमोनिया की जगह वाटर होता ना, तो अगर अमोनिया की जगह वाटर होता तो अपन इसे हाइड्रेशन बोलते हैं। वी नो दैट व्हाट इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब कोई भी कैटाइन है, वाटर मॉलिक्यूल अगर उसे अट्रैक्ट करेगा तो उसको अपन हाइड्रेशन बोलते हैं। तो अपन इसको बोलते हैं कि भाई सोडियम होगा और 3 हाइड्रोजन लिख लो आप ऐसे, तो इधर डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है। तो जो जैसे वाटर होता तो ऑक्सीजन से अट्रैक्ट होता, N है तो नेगेटिव से अट्रैक्ट होता, तो डेल्टा नेगेटिव अगर है तो इसके साथ सॉल्वेशन होगा। तो ऐसे अपन इसी को सॉल्वेशन कहते हैं। अगर वाटर होता तो हाइड्रेशन बोलते हैं, कोई दूसरा सॉल्वेंट है तो सॉल्वेशन बोलते हैं। तो ब्लू कलर आता है ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सोडियम आयंस आर फॉर्म्ड, यस सोडियम आयंस आर फॉर्म्ड, बिल्कुल फॉर्म होता है इसमें सोडियम आयन। लिक्विड अमोनिया बिकम्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियस सी बात है, अगर उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो अच्छा कंडक्टर तो बना ही जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। Liquid ammonia is diamagnetic. No, it is paramagnetic due to the presence of this unpaired electron. Due to presence of unpaired electron. और तभी तो कलर आ रहा है ना, unpaired electron होगा तो कलर आता है। Due to the presence of unpaired electron, electron it is paramagnetic. ये paramagnetic है due to the presence of unpaired electron. Okay. Right? So due to the presence of unpaired electron. अब अपन क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे भाई। तो अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और ये वाला पार्ट, और अपन ने उस टाइम टिक भी करवाया था मैंने, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन जो वो गलत है, फिर लिखा आल्सो राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग दिस सॉल्यूशन प्रोसेस। हाँ तो ये लिखा अपन ने रिएक्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अपन क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। अब इसमें जैसे अपन को क्या बना, वी कैन मेजर द एनर्जी, इसमें पैराग्राफ है, वी कैन measure the energy changes associated with the chemical or physical process by the method of calorimetry। अपन ने कैलोरीमेट्री पढ़ा हुआ है। The process is carried out by using the calorimeter, which is immersed in a known volume of liquid. By knowing the heat capacity of the liquid and the heat capacity of the calorimeter, it is possible to determine the heat evolved in the process by temperature changes। हाँ तो ठीक है, अपन ने ऐसे कैलोरीमीटर बनाया था ना, तो एक कैलोरीमीटर होता है, उसमें एक ऐसे बॉम्ब होता है, वो अंदर जो मतलब अपन लिखते हैं, और इधर पानी भरा होता है, ये वुडन ब्लॉक होता है, अपन ने क्लास में पढ़ा हुआ है अच्छे से, और इसमें सरर डाल देते हैं, इसमें थर्मोमीटर डालते हैं लाइक दैट ना, और यहाँ पर अपन वो कंपाउंड रखते हैं जिसको अपन को पढ़ना है, और उसमें अपन ऐसे इलेक्ट्रिक आर्क लगा लेते हैं, वो अपन ने पढ़ा हुआ है। और अपन ने लिखा हुआ हीट एक्सचेंज बाय कैलोरीमीटर इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर, जो अपन C से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर डिफरेंस। ये स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर में स्पेसिफिक हीट ऑफ ये जो जिस मेटल से अपन ने ये बूम बनाया वो होता है, और ये पानी होता है, ये सब होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर में। चलो क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्या बोल रहा है। The enthalpy change for the reaction, the enthalpy change for the reaction अपन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, मुझे एक रिएक्शन गिवन है, N2 plus 3H2 gives you twice of NH3।
The enthalpy change for the reaction at 298 Kelvin is this. So delta H मुझे given है इस reaction का -92.38 kilojoules. Find the internal energy change du for the at the given temperature. वो कह रहा है कि ये given है delta U अपन को चाहिए, तो बड़ा easy हो गया. इसका तो कैलोरीमीटर से कोई रिलेशन ही नहीं है भाई. अपन को रिएक्शन गिवन है, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, तो अपन कहेंगे भाई डेल्टा H इज इक्वल टू होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT. सो डेल्टा H मुझे गिवन है 92.38 किलो जूल्स. डेल्टा U आपने मुझसे पूछा है, डेल्टा Ng इसको अगर 2 - 4 मतलब -2, R हो गया 8.314. मुझे जूल्स में लेना पड़ेगा क्योंकि ये जूल्स में था, किलो जूल्स. किलो जूल्स मतलब इसको भी जूल्स को किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और टेम्परेचर 290. लो भाई डेल्टा U आ गया, इसको सॉल्व कर लेंगे. डेल्टा U आ गया, सो डेल्टा U विल बी इक्वल टू, अपन कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आएगा वो आंसर हो गया. लेकिन अब पता है स्कूल में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव वगैरह तो ठीक है, उसमें ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अपन को ना जो भी अपन कर रहे हैं ना स्कूल में आपको लिखना पड़ता है. कैसे लिखना पड़ता है? सबसे पहले तो जब किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करो तो गिवन डाटा लिखा करो. गिवन ऐसे फॉर रिएक्शन, ऐसे लिखना फॉर रिएक्शन N2 + 3H2, मतलब कैसे सॉल्व करना वो बता रहा हूं मैं. आंसर गिव्स यू ट्वाइस ऑफ एनर्जी. डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. अब डेल्टा H लिखा है अपन को, ऐसे लिख, पता है डेल्टा H एंथैल्पी होती है, फिर भी लिखो चेंज इन एंथैल्पी. डेल्टा H is equal to -92.38 kilojoules. फिर लिखो R is universal gas constant. राइट? नहीं, पहले तो अपन को लिखना पड़ेगा डेल्टा H है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी. चेंज इन इंटरनल एनर्जी, internal energy is delta U. The relation between delta H and delta U, between delta H and delta U is given as delta H will be equal to delta U plus delta NgRT, where R is, इसको इक्वेशन 1 कर लो, where R is universal gas constant. Gas constant. T is the temperature of reaction. Temperature of reaction. Right? फिर अपन लिखेंगे delta Ng is sum of the molar coefficient of reactant, that is product minus reactant, minus sum of the molar coefficient of, molar पूरा लिखना है, coefficient of reactant, ये लिखना delta Ng. Delta Ng will be equal to, अब sum of the molar coefficient है for the reaction, for given reaction, ऐसे लिखना है, given reaction. डेल्टा Ng will be equal to, मतलब ये सब लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, मेरे जैसा सॉल्व करोगे तो मार्क्स नहीं देगा टीचर, 0.5 देके छोड़ देगा. फॉर गिवन रिएक्शन, अब देखो कितना लिखा मैंने, अभी तक तो ये आया ही नहीं अपना, सब्स्टिट्यूट तो करो. अब ऐसे पकाना पड़ेगा आपको स्कूल में, नहीं पकाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा. इस मेथड से मार्क्स मिलेगा, अगर 2 मार्क्स का होगा ना या 1.5 मार्क्स, 0.5 देके टीचर छोड़ देगा. ऐसे लिखोगे आप. फॉर गिवन रिएक्शन delta Ng will be equal to 2 minus 1 plus 3, that is equal to -2. अब लिखो substituting the values in equation 1, ये आपका equation 1, we get ये. Therefore जब ये कैलकुलेट कर लो तो लिखना the change in internal energy for the, अब वर्ड्स में लिख के बताना, the change in internal energy for the reaction, energy
फॉर द रिएक्शन जो आएगा ना, फिर से लिखना है किलो जूल पर, ऐसे लिखना पड़ेगा। मतलब इतना लिखोगे तो आंसर में, अब तुम देख लो, तुम इतना लिख के छोड़ दोगे, ये लिख के और छोड़ दोगे, तो हो गया सर मेरा आंसर, जबकि टीचर को ये सब चाहिए। उसके बाद ये भी चाहिए है जो करना, ये है ब्रैकेट में राइटिंग स्पीड होनी चाहिए। अब इनको ऐसे लिखना पड़ेगा तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो मार्क्स नहीं देंगे टीचर। ठीक है, थोड़ा सा मुझे बताना था ना भाई, बाकी जगह मतलब ऐसे तुमको पता है, देखना 2 लाइन में तो आंसर आ रहा है, क्योंकि अपन सब ऐसे ही तो सीखते हैं, जबकि चाहिए ऐसा स्कूल में, तुमको सब चाहिए। चल बी वाला सॉल्व करते हैं अपने। बी वाले में क्या गिवन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज गिवन टू अस। ठीक है, बी वाले में व्हेन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अब फिर गिवन है, गिवन पूरा लिखना, मैं तो ऐसे जल्दी से लिख देता हूं। ऑफ फॉर्मेशंस आर गिवन of each reactant and product are given then, है ना, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ द प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये अपन को पता है। नाउ गिवन रिएक्शन क्या है अपने पास, N2O4 plus 3CO gives you N2O plus thrice of CO2, ये अपन को गिवन है। तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन जो है ना, क्योंकि ये सारे वैल्यूज इनके फॉर्मेशन गिवन है अपन को, समेशन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब हो गया डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन दैट इज डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O अपन को गिवन होगा प्लस 3 into डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, ये अपन को गिवन होगा, माइनस डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4 प्लस 3 into डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, ये गिवन होगा अपने पास। चलो वैल्यूज लिख देते हैं। तो N2O अपन को क्वेश्चन में गिवन है कितना, 81 प्लस 3 into CO2 का डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन कितना गिवन है, माइनस 393। सबकी यूनिट एक जैसे है इसलिए मैं यूनिट का ध्यान नहीं दे रहा। N2O4 का डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन इज 9.7 प्लस 3 into डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, CO कितना गिवन है अपन को, माइनस 110, ये गिवन है भाई, ये अपन कर सकता है। तो ये प्लस माइनस करो और किलो जूल आ गया अपने पास, दैट इज योर आंसर। अब इसमें आप मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में गलती ना करो, क्योंकि ये गलती बहुत होती है स्टूडेंट से, ये साइन की गलतियां और कैलकुलेशन की गलतियां, ये बहुत होती है जिसको नहीं करना है। नहीं, डेल्टा एच और डेल्टा एच आर में कोई डिफरेंस नहीं है भाई। डेल्टा एच का मतलब हो गया एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब एंथैल्पी किसी का भी हो सकता है ना, मॉलिक्यूल का भी एंथैल्पी हो सकता है, किसी का भी, लेकिन जब अपन आर लिखते हैं तो इसका मतलब वो रिएक्शन की बात कर रहा है, बस ये डिफरेंस होता है, बाकी नहीं होता। रिएक्शन की बात कर रहे हैं मतलब। अब डेल्टा एच तो इसका भी था ना फॉर्मेशन, लेकिन रिएक्शन के लिए समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्शन, मतलब किसी रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, गॉट इट। चलो फिर इसका सेकंड पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इस क्लास में इतनी लेते हैं। काफी कुछ आपको समझ में आ गया कैसे लिखना है, कितना लिखना है, तो अपन को मार्क्स मिलेगा। डन। तो चलो भाई।